Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम साइंस के पार्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स का चैप्टर अलग पढ़ेंगे, बायोलॉजी का अलग पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का बिल्कुल अलग रहेंगे। उससे क्या होगा, क्वेश्चन की जो कैटेगरी है वो अलग अलग हो जाएगी। उससे हम जल्दी याद कर पाएंगे और जल्दी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। ये इसका लेक्चर फर्स्ट है और इससे पहले मैंने फिजिक्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और स्टैटिक्स के भी 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक जाएंगे और अब इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर बना सकें और हमें अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोशिका स्वसंकर। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1886 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों का ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया और ये बहुत बार पेपर में आता है। इस पर आप जितने स्टार लगाए उतने कम है। बताइए, सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए, आप अल्टमैन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमको अलर्ट रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पावर की जरूरत पड़ती है। और पावर हमें कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और हमें पावर चाहिए किस लिए? अलर्ट रहने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदल जाती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। एटीपी में संग्रहित ऊर्जा को शरीर की कोशिकाएं नए रासायन मिश्रण बनाने और उनको ढोने के लिए और यांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करती है। देख फ्रेंड्स, मैं आपको एटीपी को साधारण भाषा में समझाता हूँ कि ये है क्या। ये एक स्टोरेज है जो आपकी ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है, सिंपल। और जब भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है तो वहां तक के ऊर्जा पहुंचाता है आपका एटीपी। और एक होता है एडीपी। ठीक है, और इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब आप देखिए, ये डी है, इसका मतलब है इसके पास 2 फॉस्फेट है। यानी कि हम इसकी संरचना ऐसे बना सकते हैं। ये टी है तो इसके पास 3 फॉस्फेट है। और जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी अपना बॉन्ड तोड़ देता है और इसमें से निकलता है एडीपी प्लस फॉस्फेट और प्लस एनर्जी। तब जाके हमको एनर्जी मिलता है जब एटीपी अपने बॉन्ड तोड़ता है एडीपी के साथ, फॉस्फेट निकलता है और उसमें से निकलता है एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। देखिए, पादप कोशिका को बोलते हैं प्लांट सेल। ठीक है, और जंतु कोशिका को बोलते हैं हम एनिमल सेल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला अंतर है इसमें, इसमें कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका मतलब है, ये पादप कोशिका होते हैं ना, जो प्लांट सेल होते हैं, इनको सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इनके अंदर सेल वेल पाई जाती है।
आप इसको सोचिए ये एक तरह से दीवार का काम करती है पादप कोशिकाओं के लिए। देखिए मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर से बताता हूँ ताकि आपकी ज़्यादा समझ में आए। देखिए ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके अंदर ये है सेल वेल, यानी कि कोशिका भित्ति। अब देखो ये जो प्लांट सेल होते हैं इनको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सुरक्षा की, क्योंकि एनिमल तो यानी कि हम लोग जो है अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन प्लांट की सुरक्षा कौन करेगा, इसलिए उनको एक्स्ट्रा सेल वेल दी जाती है। देखो एनिमल में तो नहीं है ना एक्स्ट्रा सेल वेल, किसके अंदर है, प्लांट सेल की, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए नंबर 2 पे आता है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखो इसको हम हरित लवक भी बोलते हैं और ये सिर्फ पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि सौर ऊर्जा को आपको ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इनका भोजन बनाने के काम करता है मोस्ट प्रोबेबली। और मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उनके पास नहीं होता। देखते हैं नंबर 3, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। देखो सेंट्रोसोम में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये कोशिका का विभाजन करता है, और कोशिका का विभाजन सिर्फ जंतुओं में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। यानी कि एक कोशिका की दूसरी कोशिका बनाना, ठीक है, जैसे कि कोई जंतु किसी दूसरे जंतु को जन्म देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नंबर 4 में दिया है लाइसोसोम उपस्थित होता है और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। देखिए आसान भाषा में समझते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। देखिए ये आपकी कोशिका है और इसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है, जैसे कि सेंट्रोम है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे। अब वो अपना कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब की देख रेख कौन करता है, लाइसोसोम्स। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है कि लाइसोसोम्स क्या प्रोवाइड करता है, HCl। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नंबर 5 पे है रसधानी, उपस्थित अनुपस्थित। देखिए रसधानी बस आप ये सोचिए कि एक स्टोरेज है जो आपके फूड को और जल को एक तरह से ये भंडार होती है आपके पानी का और भोजन का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वेल। अभी बताया मैंने आपको सेल वेल के बारे में, ठीक है ना। और ये किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। कोशिका भित्ति सेल वेल का मुख्य अवयव सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो सेलुलोज क्या देता है हमें, संरचनात्मक शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकाक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोशिका, यानी कि सेल्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, लेकिन ये जो कोशिका थी ना ये डेड सेल थी, यानी कि मरी हुई कोशिका। और एक होती है जीवित कोशिका जिसकी खोज इसके 9 साल बाद यानी कि 1674 में की थी। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। उसका नाम है A.V. होक। आपको ये याद रखना है, अगर डेड सेल आया तो आएगा हुक, अगर आया जीवित सेल तो आएगा होक। ज़्यादातर क्वेश्चन रॉबर्ट हुक से पूछे जाते हैं। आप इसका सन भी याद रखिए, ये देखो 65 में है 1600 और ये 1674 में है, लेकिन नाम दोनों याद रखिए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, होक ने, और डेड सेल की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 DNA को। देखिए जेनेटिक सूचनाओं को मास्टर कॉपी को DNA कहा जाता है। अब देखते हैं जेनेटिक सूचनाएं क्या है। देखिए जैसे कि आपके माता पिता हैं और आप हो, उनका बेटा हो या बेटी हो, ठीक है, अगर आपकी शक्ल या आपके गुण आपके माता पिता से मिल रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक सूचना। ये एक लाइनेज की तरह होती है, ठीक है। कभी कभी आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपके माता या पिता पे चला जाता है, ठीक है, अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके माता पिता छोटे हैं तो आप भी छोटे होंगे।
तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके माता पिता का डीएनए आपके अंदर पहुंच गया और उसके साथ क्या पहुंचा, उनकी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपका माइंड, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी शक्ल, सब कुछ क्या है, डीएनए की बदौलत। और डीएनए कहाँ से मिला है, आपके माता पिता से। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आनुवंशिक क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है प्रतिजनन क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडीज, गामा रक्त गोलिकाएं, प्रोटीन है, मेरुदंडीय प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तल पदार्थों में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस यानी कि विषाणु जैसे बाह्य पदार्थ को पहचानना, उन्हें बेअसर करने में किया जाता है। एंटीजन वैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर बाहरी तत्व की तरह देखता है, जिसका सामना करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। एंटीबॉडी एक प्रतिजन के परिणाम के रूप में लिम्फोसाइटों द्वारा उत्पादित प्रोटीन होता है। अब देखिए एंटीबॉडीज के बारे में बताया गया। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, आपको किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। देखिए जैसे ये आपका शरीर है और आपको हो गया जुकाम, ठीक है, तो आपके पास उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होनी चाहिए। अब जुकाम आपको पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ होगा। तो आपके शरीर में जुकाम से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पहले से ही है, क्योंकि आपका शरीर पहले भी इस चीज को फेस कर चुका है। अब देखिए अगर कोई नई बीमारी जाती है आपके शरीर में, तो वो ज़्यादा दिनों तक रहेगी, क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडीज आपके शरीर ने अब तक क्रिएट नहीं की है। कोरोना आया, अब कोरोना से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं थी, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नहीं थी। अब पहले हमारे शरीर में वो बीमारी आएगी, उसके बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिकल उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा उससे लड़ने के लिए, फिर वो उससे लड़ेगी तब जाके वो बीमारी जाएगी वहाँ से। अगर आपको कोई नई बीमारी नहीं हुई है, वही हो रही है जो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले हुई थी, तो उसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, उससे लड़ने के लिए आपको एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई नई बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए आपके शरीर को नई एंटीबॉडी क्रिएट करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए लगेगा टाइम, इसलिए नई बीमारी थोड़े दिन रुक जाती है। और इसलिए जो रेगुलर बीमारी होती है हमको छोटी छोटी सी, उनसे हम जल्दी ही रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आप एंटीबॉडीज के बारे में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है नगन आंखों से देखी जा सकने वाले कोशाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 100 माइक्रोन। और कभी कभी ऑप्शन में 100 माइक्रोमीटर भी आ सकता है, और ये दोनों एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फाइट्रोक्रोम। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। फाइट्रोक्रोम पौधे द्वारा पौधे प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक फोटोरिसेप्टर होता है। यह दृश्य स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप से लाल और दूर तक लाल क्षेत्र का पता लगाता है और बीजों के अंकुरण का नियंत्रण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, अंतः प्रासरण के कारण। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। जब पौधों की कोशिका को हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पौधे की कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं और फूलने लगती हैं, लेकिन कोशिका की दीवार यानी कि सेल वॉल इसे फटने से बचाती है। पौधों की कोशिका फूलकर सूज जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। इस प्रकार अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवशोषण निहित है। देखिए जब ठोस पदार्थ द्वारा बिना किसी विलयन की सहायता के जल अवशोषित किया जाता है तो यह प्रक्रिया अंतः शोषण
कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं है अंत्य शोषक कहलाते हैं। यह बीज के अंकुरण का पहला चरण यानी कि स्टेप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। चलिए, तो फ्रेंड्स हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन और डबल एनर्जी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।